जैसे क्लॉज के चैप्टर में हम रिलेटिव क्लॉज जब पढ़ रहे हैं, और रिलेटिव क्लॉज में जैसा कि 3 क्लॉज हम पढ़ चुके, हु, हुज और हुम, और अब हम चौथा क्लॉज जो लेंगे वो है व्हेन। व्हेन ये हमारा 4th नंबर का जो क्लॉज है व्हेन, जिसका मतलब होता है जब। और इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने हु, हुज और हुम का प्रयोग किया है, सेम उसी प्रकार से हम जब व्हेन का प्रयोग करेंगे तो व्हेन का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहले वाक्य में 2 वाक्यों को हम जोड़ के व्हेन का प्रयोग करेंगे, 2 वाक्यों को जोड़कर। तो पहले वाक्य में हम ध्यान रखेंगे कि हमें पहले वाक्य में समय देखना है, पहले वाक्य में समय देखना है, समय के बाद हमें व्हेन का प्रयोग करना है। अगर पहले वाक्य में समय देखना है तो दूसरे वाक्य में हमें मिलेगा देन, THEN, देन, उसको हम हटा देंगे, देन को हम हटा देंगे। अगर देन किसी वाक्य में मान लो है ही नहीं तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि पहले से हटा हुआ है, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक वाक्य लेते हैं, जैसे कि इट वाज मंडे, आई वाज बोर्न देन। इस सेंटेंस में हमें प्रयोग करना है व्हेन का। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इधर वाले वाक्य में जैसा कि मैंने बताया आपको देन हट जाएगा, तो देन को हम यहाँ से हटा देंगे। और देन किसके लिए आया है, समय के लिए। तो हम देखेंगे इधर समय कौन है, तो समय यहाँ पे है मंडे। तो जैसे ही हम जैसे हु, हुज और हुम का प्रयोग करते हैं, सेम उसी तरीके से हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से, मंडे के बाद में हम इस जगह पे प्रयोग कर देंगे व्हेन का। तो जहाँ पे प्रयोग करते हैं उससे पहले जितना सेंटेंस है उसको हम वैसे के वैसे लिख लेंगे। इट वाज मंडे, और समय के बाद में प्रयोग करेंगे हम व्हेन का। इसके बाद में जैसे प्रयोग करते हैं हम दूसरे वाक्य में एंट्री करेंगे और दूसरे वाक्य को शुरू से लेकर एंड तक उतार देंगे, जो हटने वाला था उसको हटा देंगे। फुल स्टॉप लगाने से पहले फिर देखेंगे कि पिछले वाक्य में कुछ बचा तो नहीं। देखा कुछ नहीं बचा, ये यहीं पे पूरा हो गया, ये हमारा व्हेन का प्रयोग आंसर हो गया। दूसरा, अब अगला हम लेते हैं वेहर। वेहर एक स्थान के लिए होता है, और स्थान के लिए जब वेहर का प्रयोग करते हैं तो इसका रिलेटिव क्लॉज के अनुसार इसका अर्थ होगा जहां। इसका जब प्रयोग करते हैं हम वेहर का, तो इसमें भी एक सेंटेंस लेंगे हम, जैसे कि दिस इज द टेम्पल, दिस इज द टेम्पल। दूसरा सेंटेंस है माई मदर कम्स हेयर डेली। अब इसमें वेयर का प्रयोग करना है, तो हम देखेंगे कि वेयर का प्रयोग जहाँ, अर्थात इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जहाँ पे वेन का प्रयोग करने के लिए हम इधर समय लिए थे, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अगर वेहर का प्रयोग करना है तो वेहर के प्रयोग से पहले हमें इस तरह स्थान देखना है, स्थान, जगह। और इस इधर से हम दूसरे वाक्य में से हेयर या देयर को हटा देंगे, हेयर या देयर दोनों में से जो भी आ रहा है उसको हटा देंगे। तो हमने देखा इधर स्थान टेम्पल था और इधर हेयर और देयर में से यहाँ पे हेयर था, तो हेयर को हम यहाँ से हटा देंगे। तो आंसर हुआ वेयर का प्रयोग हमें करना है स्थान के बाद, टेम्पल के यहाँ पे करना है। जितना वाक्य था उसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, तो हमारा सेंटेंस हुआ दिस इज़ द टेम्पल। इसके बाद में हम प्रयोग करेंगे वेहर का, और इस रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करने के बाद हम दूसरे वाक्य में जाएंगे। हेयर को हटा दिया, जितना सेंटेंस बचता है उसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ बचा माई मदर कम्स डेली। इसके बाद में हम देखेंगे पिछले वाक्य में कुछ भी नहीं बचा, तो ये यहीं पे पूरा हो गया। तो इस प्रकार से वेयर का प्रयोग हो गया। अगला प्रयोग हम जो लेंगे वो लेंगे हम विच का। अगला जो प्रयोग हमारा वह है विच का प्रयोग। इसका अर्थ भी जो ही होगा। इसका अर्थ जो क्यों होगा, क्योंकि विच का जब क्वेश्चन विच से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन जब बनता है तो विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो मैंने आपको बताया कै की जगह आपको जय लगाना है। जैसे हम कै की जगह जय लगाते हैं तो वो जाता है जौन सा, जौन सी, जौन से। जैसे हु का कौन की जगह हम जो लिखें
उसी प्रकार से विच में भी हमें जो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जोन सा, जोन सी, जोन से कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसका अर्थ हुआ जो। सेंटेंस लेने से पहले इसका जो रूल्स है वो क्या है, हमें विच का प्रयोग करना है तो हमें दूसरे वाले वाक्य में इट या दे या इनकी कोई सी भी फॉर्म मिलेगी उसको हम हटा देंगे, और इधर पहले वाक्य में हमें पुरुष या स्त्री इनके अलावा, अर्थात ये दोनों नहीं हो, इनके अलावा कुछ भी आ रहा हो इधर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर एक वचन है, पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है, तो इधर वाले वाक्य में उसका इट होगा। अगर इधर दे है तो इधर हमें पुरुष और स्त्री को छोड़कर बाकी जो बचे उनका यहाँ पे हमें प्लूरल देखना है, तब हमें विच का प्रयोग करना है। जैसे कि जैसे कि हुआ दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई रीड दैम डेली। अब हमने देखा इधर इट और दे, जिसमें से दे का प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पे दैम, और दैम किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। तो अब हम इधर देखेंगे कि पुरुष और स्त्री नहीं हो, उसके अलावा कोई भी शब्द हो, कोई भी नाउन हो, लेकिन वो बहुवचन हो। तो हमें पता चला यहाँ पे बुक्स बहुवचन था, तो हमें कन्फर्म हुआ कि इधर जो दैम प्रोनाउन है उसका नाउन इधर बुक्स है, तो जहाँ पे बुक्स है उसके यहाँ पे हमें प्रयोग करना है विच का। तो कैसे करेंगे, प्रयोग करने से पहले जितना सेंटेंस बचता है उसको वैसे कैसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखा दीज बुक्स, और फिर यहाँ पे हमने प्रयोग किया विच का, WHICH विच, और प्रयोग करने के बाद हम दूसरे वाक्य में चले जाते हैं। दूसरे वाक्य में बचा हमारे पास आई रीड डेली, और उसके बाद में पलट के देखा तो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ सेंटेंस जो था उसको आगे लिख देंगे, आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये पूरा हो गया। इसी प्रकार से हु, होज, होम, व्हेन, व्हाई और विच, ये सारे जो रिलेटिव क्लॉज थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद लास्ट जो रिलेटिव क्लॉज था उसमें बचता है दैट और वाई। दैट का प्रयोग विच के अकॉर्डिंग ही है। अब हम लेते हैं वाई। वाई का जब हम प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको उसी वाक्य में, जिस वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़कर जहां हमें वाई का प्रयोग करना है, तो केवल उन वाक्यों में हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, कारण। कारण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजन। तो हमें ये रीजन सेंटेंस में कहीं भी हो, उस रीजन के बाद में हमें प्रयोग करना है। तो वाक्य में कहीं भी रीजन हो, रीजन के बाद में आपको प्रयोग कर देना है वाई का, उसके बाद में अगले सेंटेंस को उतारना है, हटाना कुछ भी नहीं है इसमें। बस इस प्रकार से सारे क्लॉज जो है वो कंप्लीट होते हैं, और ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लॉज वाला चैप्टर मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है, और अब इसके बाद में ग्रामर का अगला जो टॉपिक होगा, जो बोर्ड क्लास में दिया हुआ है, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में हो, उसको लेंगे हम। धन्यवाद।